जो इनकी RR 310 आती है उसकी सर्विस अच्छी नहीं हो पाती। और यही एक इकलौता रीज़न है कि बहुत सारे लोग BMW वाली 310cc की बाइक में जा रहे थे और वो TVS को डिच कर रहे थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज निखिल और शुरू करते हैं TVS के अपडेट के साथ में। तो TVS ने RTX 300 लॉन्च कर दी है एंड ट्रस्ट मी, ये बाइक जिस प्राइस पॉइंट पे आई है एक किलर डील बन जाती है हम में से काफ़ी सारे लोगों के लिए जिनको एक अच्छी बाइक चाहिए थी विद लो बजट, और इसका माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। देखो सिंपल सी बात है, ये 1,99,000 रुपए की लॉन्च हुई है, एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड की बात करें तो 2,30,000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब इसका सीधा सीधा कंपटीशन है KTM 250 एडवेंचर। वैसे उसको तो इसने किल ही कर दिया है। ESG एडवेंचर एक ऐसी बाइक है जो इसको टक्कर दे पा रही है इस प्राइस पॉइंट पे। बाकी जो V-Strom 250 SX की मार्केट थी वो भी हल्की फुल्की हिलती हुई दिख रही है। बट ट्रस्ट में यहाँ पे ऐसा नहीं कि V-Strom 250 की मार्केट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी या Xpulse 210 की मार्केट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। V-Strom अभी भी वैल्यू फॉर मनी डील है। कैसे लोगों के लिए, इस चीज़ पे हम डिटेल में कन्वर्सेशन करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि RTX 300 से आपको कितनी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए और क्या आपको ये बाइक अभी तुरंत जाके बुक कर लेनी चाहिए या फिर एक साल बाद बुक करनी चाहिए। देखो पावर फिगर्स की अगर बात करें तो V-Strom SX 250cc के इंजन के साथ में आती है, एक्यूरेटली बोलो तो 249cc के इंजन के साथ में आती है, और आपकी जो RTX है वो 299cc के इंजन के साथ में आती है। अगर इंजन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बाइक को मुझे रेट करना हो तो डेफिनेटली RTX 300 मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक बन जाती है। बट क्या ये हमें लेना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यार TVS की जो 310 है वो भी उतने रिलायबल इंजन के साथ में नहीं आ रही थी। आपने ज़्यादातर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार TVS की सर्विस अच्छी नहीं है। उसका रीज़न सीधा सीधा ये था कि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे अपाचे की जो छोटी वाली अपाचे आती है 200cc 160cc, उसकी तो सर्विस अच्छे तरीके से TVS कर लेता है। बट जो इनकी RR 310 आती है या फिर 310RR आप बोल लो, वो आती है, उसकी सर्विस अच्छी नहीं हो पाती। और यही एक इकलौता रीज़न है कि बहुत सारे लोग BMW वाली 310cc की बाइक में जा रहे थे और वो TVS को डिच कर रहे थे। बट क्योंकि यहाँ पे बाइक लॉन्च हो चुकी है, अब उससे हम क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं ये ध्यान देते हैं। देखो 300cc की बाइक के लिए मुझे अभी भी लगता है कि TVS को अपनी सर्विस इंप्रूव करनी पड़ेगी। बाकी अगर ऑन पेपर देखा जाए तो बाइक काफ़ी अच्छी दिखती है। अगर पावर फिगर्स की भी बात करें तो ये 35.5 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है। टॉर्क की बात करें तो 28.5 Nm का टॉर्क है। और अगर V-Strom से आप कंपेयर करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा है। उसमें आपको 26.1 bhp की पावर मिल जाती है, 22.2 Nm का टॉर्क मिल जाता है। स्पीड, अगर गियर्स की बात करें तो वो भी 6 स्पीड के साथ में आती है, ये भी 6 स्पीड के साथ में आती है। ESG एडवेंचर भी आपकी 6 स्पीड के साथ में आती है। बाय द वे ESG एडवेंचर जो है वो bhp में कम है, 29.16 bhp ही खाली उसमें देखने को मिलता है। बट एट द सेम टाइम 29.56 Nm का टॉर्क मिल जाता है। बट यहाँ पे दोनों बाइक में डिफरेंस ये है, देखो V-Strom से तो ये बाइक जीत रही है, RTX डेफिनेटली जीत रही है। बट अगर बात करें ESG एडवेंचर से तो उससे भी ये बाइक जीत रही है। ESG एडवेंचर में आपको टॉर्क ज़्यादा ज़रूर देखने को मिल रहा है। बट एक चीज़ आप ये भी याद रखना कि वो 187 kg की आती है, ये आपकी जो RTX 300 है वो 180 kg की है, और वहीं पे आपकी जो V-Strom है वो काफ़ी ज़्यादा हल्की है, केवल 167 kg की है। अगर सीट हाइट की बात करें तो RTX 300 और V-Strom दोनों में ही आपको 835 mm की सीट हाइट देखने को मिलेगी। बाकी जो ESG एडवेंचर है उसकी सीट थोड़ी सी ज़्यादा एक्सेसिबल है, वो 815 mm सीट हाइट के साथ में आती है। तो अगर आपकी हाइट 5'6" है, 5'7" है और आप एक प्रो राइडर हो, तभी आप V-Strom पे जाना या फिर आप RTX 300 पे जाना। नहीं तो बहुत सारे लोग को मैंने देखा है वो सीट्स को चॉप करा लेते हैं। अगर ये ऑप्शन आपके पास में है तो गो फॉर इट डेफिनेटली। ओवरऑल RTX सबसे बड़ी बाइक बन जाती है। फिर अगर वो आप इंजन की बात करो, पावर फिगर्स की बात करो, टॉर्क की बात करो, फीचर्स की बात करो या फिर पैसे की बात करो, हालांकि पैसे में तो खाली 2 लाख रुपए आपको डालने पड़ रहे हैं तो ये उतनी ऊंची नहीं है, बट हाँ वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखोगे तो काफ़ी ऊंची है।
फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो YesD एडवेंचर में आपको 15.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। बट एक चीज़ ये याद रखना कि उसकी माइलेज उतनी अच्छी नहीं है। वहाँ पे आपको 25 किलोमीटर पर लीटर से लेकर के 27 किलोमीटर पर लीटर तक की ही माइलेज देखने को मिलेगा। बाकी RTX 300 का जो फ्यूल टैंक है वो 12.5 लीटर्स का है और इसी के साथ V-Strom का जो फ्यूल टैंक है वो 12 लीटर्स का है। देखो मेन स्पेसिफिकेशन यही था। फ्रंट जो व्हील है वो 19 इंचेस के है, रियल व्हील 17 इंचेस के। ओवरऑल अगर देखोगे ना तो ये एक प्रॉपर एडवेंचर बाइक है। बट क्या आपको RTX 300 लेना चाहिए? मेरा आंसर है अभी मत लेना इस बाइक को। उसका रीज़न ये है, मैंने पास्ट में काफ़ी सारी बाइक्स देखी है। जैसे हीरो ने ही एक बाइक निकाली थी Xpulse 210, प्लस हीरो की साइड से एक और बाइक आई थी 250R करके, अगर आप सबको याद हो तो। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आप सबको याद हो तो, क्योंकि इन दोनों में से ही ज़्यादा बाइक्स आपको रोड पे नहीं देखने को मिलेगी। और उसका रीज़न ये है कि आजकल जो मोटरसाइकिल ब्रांड्स हैं वो सेम वही ट्रिक फॉलो कर रही है जो स्मार्टफोन ब्रांड फॉलो कर रही है, मतलब अपनी क्वालिटी को रिड्यूस करते जाना। जैसे बहुत बेसिक सी चीज़ है, अगर मैं एक बाइक बना रहा हूँ जिसमें फाइबर के पैनल हैं, तो फाइबर के पैनल की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा? ये कंपनी डिसाइड करेगी। अगर आप कभी रेडर के ओनर से बात करोगे ना तो आपको वो कभी खुश नहीं लगेंगे। वो हमेशा एक चीज़ कंप्लेन करते हैं, भाई ये पूरी बाइक फाइबर की बनी हुई है और इसका प्लास्टिक ख़राब हो रहा है। वहीं पे अगर आप यामाहा की कोई बाइक ले लोगे, फिर वो चाहे FZ हो या फिर MT हो, उसकी जो फाइबर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। और वहीं पे अगर आप सुजुकी की कोई बाइक ले लोगे, चाहे वो जिक्सर हो या फिर V-Strom, उसकी पैनल क्वालिटी यामाहा से भी बेटर होती है। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कंपनीज कर रही है, इन बात का ध्यान रखना। तो RTX आप तभी बुक करना जब आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है कि यार अभी बाइक चाहिए, हम V-Strom पे नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड लगती है देखने में। हालांकि V-Strom कोई एडवेंचर बाइक नहीं है, वो एक हाईवे टूरर है, ये मैं मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ। बट हाँ, जैसा आप देख सकते हो इंटरनेट पे भाई हर जगह वो RTX 300 छाई हुई है। तो अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको अभी बाइक चाहिए बट वो कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको सर्विस हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है कि हम थोड़ा सा देख लें उसके बाद रुक करके बाइक ले, तो फिर वो RTX में पैसे डाल सकता है। बट कीप इन योर माइंड, किसी भी कंपनी का जो पहला प्रोडक्ट होता है वो बहुत कम चांस होते हैं कि वो सक्सेसफुल हो। अब जो V-Strom है, कभी उनके ओनर से आप पूछना, वो हमेशा उसके इंजन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि ये जो 250 सीसी वाला इंजन है ना वो काफ़ी टाइम से सुजुकी बना रही है। प्लस सेम इंजन आपका जापान में लॉन्च होता है, सेम इंजन आपका इंडिया में लॉन्च होता है। स्टिल इंडिया में जो V-Strom आती है उसका मॉडल आपको जापानीज़ मॉडल से चेंज देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग। बट हाँ, मुझे इंडियन वर्जन ज़्यादा बेटर लगता है। अगर आप 250R जो हीरो की आई थी उसकी सर्विस हिस्ट्री चेक करोगे तो वो हीरो का पहला प्रोडक्ट था जो उस इंजन के साथ में आया था और उसमें मल्टीपल फॉल्ट्स देखने को, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि RTX सस्ती ज़रूर लॉन्च हुई है बट अभी तुरंत लेने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो इस बाइक के लिए। यार टाइम हो रहा है अभी 1 बजे एंड आई गेस आई शुड क्लोज दिस वीडियो। बाकी इस चैनल में भी काफ़ी सारे रिव्यूज़ आने वाले हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज़ निखिल श्रीवास्तव, साइनिंग ऑफ।